हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट कर रखी है। और यूनिट नंबर 7 के अंदर कुल 21 कहानियां हैं और उनमें से आज हम 5वीं कहानी पढ़ेंगे और 5वीं कहानी का नाम है ईदगाह। और ईदगाह कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें। तो दोस्तों, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और इस कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस कहानी पर बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी पर हम नज़र डालेंगे। जैसे कि इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, इसमें विशेष बात क्या है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और इसके प्रमुख उद्धरण कौन से हैं। वैसे ईदगाह कहानी को लेकर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि कहानी का जो प्रकाशन है वो कौन सी पत्रिका में हुआ, तो ये चांद पत्रिका में हुआ। अब आपसे ये पूछ ले कि ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको बताना है अगस्त 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1, 2 और 3 तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रतिपाद्य क्या है इस कहानी का, और प्रतिपाद्य का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, इसका मतलब होता है उद्देश्य। यानी कि जो भी लेखक कोई भी रचना करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसको वह अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है या अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है कि बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। बाल मतलब बच्चे और मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व पर, मन में जो चल रहा है उस बच्चे के, उस द्वंद्व का इसमें चित्रण किया गया है। और ये प्रश्न भी यहीं से बनता है कि ईदगाह कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। तो बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह सबसे ऊपर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। परिपक्व का मतलब है यहाँ पर मैच्योरिटी, कि बच्चा समय से पहले ही किस प्रकार से मैच्योरिटी पर पहुँच जाता है। तो बाल मनोविज्ञान पर यहाँ पर कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। एक तो प्रेमचंद की जो ये कहानी है ईदगाह, इसका प्रमुख पात्र है वो है हामिद। हामिद मेले में जाता है और अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद के लाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इसकी कहानी की जो विषय वस्तु है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई जितनी भी कहानियां हैं उन सभी में सबसे शिखर पर है। इसमें क्या दिखाया गया है कि हामिद एक गरीब परिवार का बच्चा है, इसके माता पिता भी नहीं हैं, दादी के पास ये रहते हैं और मेले में जाते हैं तो मेले में इसके पास चंद पैसे होते हैं। उन चंद पैसों से ये इसके मन में ये विचार चल रहा होता है कि मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं, अपने लिए खिलौने खरीदूं या खाना बनाते वक्त दादी का हाथ जलता है मैं चिमटा खरीदूं। तो और बच्चे क्या हैं, सभी अपने अपने पसंद की चीज़ें मेले में खाते हैं, खरीद कर लाते हैं, लेकिन हामिद के मन में यही द्वंद्व चल रहा होता है। तो इसी को ये इस कहानी में दर्शाने का प्रयास किया है। प्रतिपाद्य आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है, हम बात करेंगे इसके प्रमुख पात्र। तो जितने भी कहानी होती हैं उनमें दो तरीके के पात्र होते हैं। एक तो प्रमुख पात्र जो अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसके बाद एक होता है गौण पात्र। गौण पात्र होते हैं जिनकी भूमिका मुख्य पात्र से थोड़ी सी कम होती है। तो मुख्य पात्र में कौन कौन है? हामिद है, ये 4-5 साल का गरीब लड़का है। देखो, हामिद के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है और हामिद कोई बड़ा नवजवान नवयुवक नहीं है। तो ये 4-5 साल का ही लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दादी अमीना के साथ रहता है। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई कि इसके माता पिता भी नहीं है, गरीब लड़का है। तो आपको याद रखना है, एक तो हामिद मुख्य पात्र है और इसकी दादी का नाम है अमीना।
मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब हामिद मेले में जा रहा था तो उसके पास कुल कितने पैसे थे। तो हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। याद रखना है कि हामिद मेले में से अपनी दादी अमीना के लिए क्या खरीद कर लाता है, तो चिमटा खरीद कर लाता है। उसके पास कुल कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब गरीबी जो है इंसान को समय से पहले बूढ़ा कर देती है। ये कहावत आपने सुनी होगी, तो वही कहावत यहाँ पर है कि गरीबी के कारण जो बच्चा है वो समय से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व हो जाता है। अमीना कौन है, हामिद की दादी। दूसरा प्रमुख पात्र है अमीना। अमीना जो है हामिद की दादी है। एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी, लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। मतलब लोगों का काम कर करके वो अपना और अपने पोते का पेट भरती है। एक तीसरा पात्र और आता है मोहसिन। तो हम अभी प्रमुख पात्रों की बात कर रही हैं, तो प्रमुख पात्रों में सबसे पहले हामिद, फिर उसके बाद उनकी दादी अमीना और उसके बाद आया मोहसिन। हामिद के साथ का लड़का है मोहसिन। इसके पास कुल 15 पैसे रहते हैं। ये मेले में भिस्ती खरीदता है और कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मतलब ये एक कथन है इसका, काफ़ी ठीक है, प्रमुख कथन है ये, याद रखना है। तो ये मोहसिन है। मोहसिन कौन है, हामिद के साथ का एक लड़का है। इसके पास 15 पैसे हैं और ये भिस्ती खरीद कर लेकर आता है। मोहसिन के मामू थाने में क्या हैं, कांस्टेबल है, यानी कि सिपाही हैं, पुलिस में है। और उसके बाद एक और अगला पात्र है महमूद। ये भी हामिद के साथ का लड़का है। अब देखो हामिद केवल ये तो है नहीं कि अकेला मेले में जाता है, कई सारे जो लड़के हैं ये मिलकर मेले में जाते हैं। तो कई सारे बच्चे मिलकर मेले में जाते हैं, उन्हीं में से मोहसिन है, महमूद है ये। तो महमूद हामिद के साथ का लड़का है। इसके पास 12 पैसे थे। ये मेले में सिपाही खरीदता है, मतलब टॉयज मिलते हैं ना छोटे छोटे, तो ये सिपाही खरीद कर लाता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। मतलब जो ये मेले से सिपाही खरीद के लाता है, ये खाकी वर्दी में होता है और लाल पगड़ी उसने पहन रखी होती हैं। इसी प्रकार से ये एक बिस्ती खरीद कर लाता है, मतलब कोई एक टॉयज है जिसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक है और पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो ये उसके बारे में बता रखा है जो ये टॉयज खरीद कर लाए हैं। नूरे कौन है, नूरे भी हामिद के साथ का लड़का है। ये मेले में वकील खरीदता है, मतलब ये आदमियों के चित्र हैं और वकील खरीद कर लाता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चले आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है वो जो वकील खरीद के लाया है नूरे, तो ऐसा, अब ये ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकते हैं कि ईदगाह कहानी में नूरे मेले में से क्या खरीद कर लाता है, तो वकील खरीद कर लाता है। मोहसिन क्या खरीद के लाता है, भिस्ती खरीद के लाता है। महमूद क्या खरीद कर लाता है, सिपाही खरीद कर लाता है। ठीक है, तो वकील के मुंह पर तो विद्वता होती है, विद्वान होते हैं, और उसके मुख पर और ऐसा लग रहा है वो दिखने में जैसे कि बहस करता हुआ आ रहा है। सम्मी कौन है, हामिद के साथ की लड़की है। ये मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। खंजड़ी एक बजाने का यंत्र होता है, तो ये 2 चीज़ खरीद कर लाती है। अब गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्र हैं चौधरी कयामत अली। गांव का धनवान व्यक्ति है, लेकिन इसकी जो भूमिका है इस कहानी में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आबिद कौन है, ये हामिद का बाप हैजा से मर जाता है तथा माँ पीलिया से मर जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि हामिद का बाप का क्या नाम है, आबिद। यह आबिद पात्र कौन है, ये हामिद का क्या है, बाप है। और जो हामिद का बाप है उसकी मृत्यु किससे होती है, कौन सी बीमारी से होती है, तो हैजे से होती है। और हामिद के बाप आबिद की माँ की हामिद की जो माँ थी उसकी कौन सी बीमारी से मृत्यु होती है, तो पीलिया से होती है। यानी कि हैजा और पीलिया रोग से हामिद के मम्मी और पापा दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब याद रखना, चौधरी कयामत अली ये गांव का धनवान व्यक्ति है। कांस्टेबल कौन है, मोहसिन का मामू, ये पहले भी आ चुका है। वेतन इसका 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता है। अब इस कहानी में विशेष बात क्या है तो देख लेते हैं।
बाल मनोविज्ञान पर आधारित, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी आपको सारे याद रखने हैं। हो सकता है आपसे जैसे सब्जेक्टिव पेपर में इस कहानी को लेकर कुछ पूछा जाता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इस कहानी में क्या विशेष बात है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, क्योंकि हामिद, अमीना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन। तो विशेष पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। जो विशेष पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मुस्लिम समाज का इसमें चित्रण किया गया है, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन है। तो ये पॉइंट जो है ना आपसे एक एक दो दो ऑप्शन में देकर आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस कहानी में किसका वर्णन किया गया है और किसका वर्णन नहीं किया गया है। गरीब, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस कहानी में बालमन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। बालमन मतलब जो बच्चों का मन होता है, मातृ मतलब माँ, और वात्सल्य मतलब माँ का जो अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम की सहजता का चित्रण इस कहानी में किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे और दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। ठीक है, तो चिमटा काफ़ी पैसे का था और उसके पास तो 3 ही पैसे थे। अब देखो कुछ प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। हराम का माल हराम में जाता है, ये बात कौन कहता है? मोहसिन। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। तो ये 100% कांस्टेबल का कथन है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि प्रमुख उद्धरण तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, आशा तो बड़ी, और ये कहानी भी मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ रखी होगी, एनसीईआरटी में भी लगी हुई है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और करेंगे इतना पढ़, और करेंगे क्या इतना पढ़कर। ठीक है, तो अब और देख लो भाई, और पढ़ लेते हैं एक बार। मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा छा जाती है। तो ये मेरे ख्याल से जो इसकी माँ है, बहुत ही बुजुर्ग है दादी, और वो इतना काम कर लेती है, तो लेखक यही कहना चाहता है कि उसकी जगह अगर किसी मैम को अगर ये काम करना पड़े तो उसकी आंखों के तले अंधेरा छा जाएगा। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। ठीक है, मौसी ने प्रतिवाद किया, ये कम्युनिस्ट पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। आज भाई बहुत सारे काफ़ी उद्धरण हैं, ये एक बार ना तुम सभी पढ़ लेना। अगर आप कहें कि मैम ये एक बार पढ़ा दो तो मैं आपको अगली वीडियो में इसके सारे पढ़ा भी दूंगी, काफ़ी सारे हैं भाई इसमें। ठीक है, देखो ये रहा। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते तो हाथ जल जाता है, मगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। तो ये हामिद सोचता है। इस तरीके के कथन आपको याद रखना है। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, ये भी हामिद ही सोचता है। चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। ये भी हामिद ही सोच रहा अपनी दादी के बारे में कि मेरी दादी के पास ना ही इतने पैसे हैं और ना ही इतना समय है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, ये भी हामिद ही सोच रहा है और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा,
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। ये भी हामिद की सोच है कि अगर मैं अपनी दादी के दिल को खुश रखूंगा तो मुझे दुआएं मिलेगी, और बड़ों की जो दुआएं होती हैं वो सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचाती हैं। देखो कितनी अच्छी सोच है, और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मिजाज मतलब इतने सारे नखरे दिखाते हैं, मैं भी उनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, कह रहा कि मैं किसी के साथ खेलता थोड़ी ना हूँ, ना ही मैं किसी की मिठाइयाँ खाता हूँ, तो मैं किसी के मिजाज क्यों सहन करूँगा। किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिरकार अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। वेरी नाइस। मतलब अभी भी हामिद के मन में ये है कि ये इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि अगर कोई बच्चा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं, तो आप मिलजुल कर उन खिलौनों के साथ खेलें, और हो सके तो आप उन्हें एक आध खिलौना दिला भी सकते हैं। देखो इसकी कितनी उम्दा सोच है। कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये भी हामिद ही कह रहा है, ठीक है। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब तुम्हारे, ये है वकील सिपाही और भिस्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। मतलब एक अच्छा जो इसको अपने हिंद के प्रति प्रेम है, वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो ये भी हामिद का कथन है कि तुम्हारे वकील सिपाही ये किसी भी काम के नहीं हैं। तो कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। तो कुछ और है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसम कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मतलब बुढ़िया ने जब अपने बेटे के हाथ में जब चिमटा देखा तो वह एकदम से मतलब ठगी सी रह जाती है, और मूक स्नेह उमड़ पड़ता है। मूक मतलब शांत मौन वाला। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता कि मेरी दादी क्यों रो रही है। ठीक है, तो भाई ये कुछ थे महत्वपूर्ण कथन उद्धरण, इन्हें आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इसमें इतना ही कुछ था। वैसे सभी बच्चों ने ये कहानी पढ़ रखी है, और इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। एक तो आपको पात्र जरूर याद रखने हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।